हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे सेल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, देन माइक्रोस्कोप, हिस्ट्री। पूरी क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। लिवान हुक का कंट्रीब्यूशन, रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन, सेल थ्योरी, ठीक है, जो स्क्लिडन और शॉन ने डेवलप करी थी, है ना। परकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म जैसी टर्म कॉइन करी थी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, याद करो। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़कर आए हो या नहीं? आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बोला था मैंने कि रिवाइज कर कर बैठा करो ताकि एक कनेक्टिविटी बने। फाइन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने पढ़े थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो मल्टी टास्कर्स कौन थे, मल्टी टैलेंटेड कौन थे? यूनिसेलुलर क्रिएचर, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट करी थी। और इसके अलावा पढ़ा था साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बताया था कि जो सेल्स का साइज़ होता है वो वैरी करता है, अलग अलग होता है। हर सेल का साइज़ एक जैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है हमारी बॉडी में सपोज़ 200 तरीके की सेल्स हैं। 200 तरीके की सेल्स का मतलब क्या हुआ भाई? इतने सारे ऑर्गन्स हैं ना, ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट, तो सब में अलग अलग तरीके की सेल्स हैं। तो इसलिए मैंने 200 टाइप्स बोल दिए, 200 काइंड्स बोल दिए। तो इतने तरीके की जो सेल्स हैं ये सब एक ही साइज़ की नहीं होती, ठीक है। ऐसा ना समझें कि जो साइज़ हार्ट सेल का होगा वही साइज़ ब्रेन सेल का भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साइज़ जो है सेल्स का वो अलग अलग रहता है, ठीक है। इतना डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस कर लिया था। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और मैंने बताया था कि सेल्स जो होती हैं वो जनरली कैसा साइज़ फेवर करती हैं, मतलब कैसा साइज़ चाहती हैं जिससे वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकें। वो स्मॉलनेस मेंटेन करती हैं, ठीक है। और स्मॉलनेस मेंटेन करने का सिग्निफिकेंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर सेल साइज़ छोटा रहेगा तो एक तो इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत इजी होगा ना। और दूसरा कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा हो जाता है छोटे सेल के अंदर। वो कैसे? वो आप लोग मैथ्स वगैरह में पढ़ते ही होंगे, क्यूब वगैरह का जो पूरा सेक्शन था, है ना, कि क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं और फिर उस क्यूब को आप एक मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट दो। सपोज एक क्यूब है ना, उसको आप 4 हाफ्स में बांट दो, मतलब हाफ कर दो, एक इधर से और एक उधर से। तो 8 क्यूब्स, छोटे क्यूब्स जनरेट हो जाएंगे। फिर उस छोटे क्यूब का सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, ऐसा करके आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे। तो वहीं से वो कंसेप्ट आप लिंक करो तो आप पाओगे कि जो छोटी सेल है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, वॉल्यूम कम होने की वजह से, यानी कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होने की वजह से ये पर्टिकुलर सेल जो है ये इजीली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कर सकती है। यहाँ का सामान इजीली बाहर जा सकता है, बाहर का सामान इजीली अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फाइन। इतना सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। हेडिंग बनाओ अगली बड़ी बड़ी, शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल्स, न्यू हेडिंग आज की क्लास की, शेप ऑफ सेल्स। फाइन। हाँ जी। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि नॉर्मल जो सेल्स होती हैं जब उनका साइज़ अलग अलग होता है तो उनकी शेप भी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आपको
अमीबा अलग शेप का दिखाई देगा, आपको आरबीसी अलग शेप की दिखाई देगी, आपको किडनी की सेल्स अलग शेप की दिखाई दे मिलेंगी, है ना, आपको लिवर सेल्स अलग शेप की दिखाई मिलेंगी। तो ये जो सेल्स की शेप है ये भी अलग अलग होती है। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी वेरिएशंस हैं कि एक तो इतने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लानट पर, है ना, इतने तरीके के प्लांट्स, इतने तरीके के एनिमल्स, उनमें जो डाइवर्सिटी है वो है, उनके अंदर जो सेल्स हैं उसमें भी इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके की सेल्स हैं, है ना, अलग अलग काम कर रही हैं। फिर उनके साइज़ में भी इतनी डाइवर्सिटी है, इतने वेराइटीज़ है, कोई बहुत छोटी है, कोई थोड़ी बड़ी है, कोई मीटर्स में जा रही है, कोई मिलीमीटर में जा रही है, कोई माइक्रोमीटर में जा रही है कि नहीं। और फिर अब बात कर रहे हैं शेप की, तो सेल्स की शेप भी बहुत अलग अलग है। अगर सेल्स की शेप की आप बात करो तो ये जो शेप ऑफ सेल है ये टोटली डिपेंडेंट होती है ऑन द फंक्शन अ सेल इज़ परफॉर्मिंग। एक सेल जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है उसकी शेप उसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा, अभी कुछ भी मत लिखना, सब लिखवा दिया जाएगा, पहले समझ लो। तो जो अमीबा है ये आप जानते हो इर्रेगुलर शेप का है। इर्रेगुलर समझते हो? इरेगुलर मीन्स कि रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। जैसे मर्जी आप शेप ड्रॉ कर दो, तो एक इरेगुलर शेप की वजह से क्या होगा कि फूड मॉलिक्यूल जहाँ भी होंगे ये सूडोपोडिया बना करके उसको कैप्चर कर लेगा। ये सब चीज़ें आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं, है कि नहीं। तो अमीबा एक इरेगुलर शेप बॉडी हो गई, जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा वैसी शेप ले लेगी सेल। ऐसे आरबीसी जो है ये आपको बाई कॉन्केव शेप देखने को मिलेगी। बाई कॉन्केव कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो होता है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप। उसी स्फेरिकल शेप में अगर आप थोड़ा सा सेंटर में कुछ सप्रेस कर दो, प्रेस कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी हैं ये, आप लोग एक फूड आइटम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, बड़ी पॉपुलर मिठाई है, मथुरा वथुरा के साइड जाओ यूपी में मथुरा के पेड़े बोलते हैं, है ना। तो जो मथुरा के पेड़े हैं उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो तो बीच में एक यहाँ पे सेंटर में ऐसे जैसे फिंगर से उसको दबा दिया गया है, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसी ही शेप आरबीसी की भी मिलती है, ठीक है। उसी शेप को बाई कॉन्केव शेप बोल देते हैं आसान भाषा में समझने के लिए, फाइन। तो ये जो बाई कॉन्केव शेप है ये क्यों ज़रूरी है भाई, ऐसी शेप इस आरबीसी ने क्यों अटेन करी? दो रीजंस हैं। एक तो ऐसी शेप जो है वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बढ़ा रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो इंक्रीज करेगी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, तो नेचुरल बात है आरबीसी अपना फंक्शन इजीली परफॉर्म कर सकती है। दूसरा कि जो ओवरऑल वॉल्यूम कम होने की वजह से ये ईज़िली ब्लड कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। जो ब्लड कैपिलरी होती है हमारी बॉडी में ये काफ़ी पतली वेसल्स होती हैं, बहुत फाइन वेसल्स होती हैं। तो इन फाइन वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो सेल है उसको उस हिसाब से होना पड़ता है, वैसी शेप और साइज़ अटेन करना पड़ता है। तो आरबीसी का भी कुछ ऐसा ही है इस वजह से, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों ने गार्ड सेल्स सुनी होंगी, गार्ड सेल्स सुनी है कि नहीं? कुछ इस तरीके से ये सेल्स रहती हैं। तो जो गार्ड सेल्स हैं इनके बीच में स्टोमेटा, स्टोमा, तो ये गार्ड सेल बीन शेप की क्यों हैं? क्योंकि इन्हें कभी ओपन होना है, कभी क्लोज होना है कि नहीं। तो कभी क्लोज होना है, कभी ओपन होना है, इस वजह से ये कुछ इस तरीके की है, फाइन। गार्ड सेल क्लियर हुआ इतना? तो जैसा सेल फंक्शन परफॉर्म करेगी वैसा ही वो शेप भी अटेन कर लेगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, कंप्लीट करो। शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल इज डिपेंडेंट, शेप ऑफ सेल इज डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन, शेप ऑफ सेल is dependent on the function it performs. Shape of cell is dependent on the function it performs. ठीक है भाई क्लास। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल
example, for example, number one, RBCs, erythrocytes, erythro means red, cytes means cells, फाइन. तो इसलिए RBCs रेड ब्लड सेल्स. तो इनकी शेप बाइकॉन्केव इन शेप. ओके क्लास, ठीक है. ऐसी शेप क्यों? फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन या फॉर इजी ट्रांसपोर्ट इन ब्लड कैपिलरीज. नंबर 2, गार्ड सेल्स. तो गार्ड सेल्स के केस में बीन शेप्ड, बीन्स तो खाते हो ना आप लोग, राजमा वाजमा, बीन शेप्ड. तो कम इनका फंक्शन क्या होता है? फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं सेल्स, वैसी उनकी शेप भी है. ठीक है, बीन शेप. यहाँ बनाना हो तो बना लो. तो ये दोनों सेल्स जो हो गई, ये हो गई गार्ड सेल्स. ये जो बाहर की सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स नहीं है. ठीक है, ये बीन शेप सेल्स को ही गार्ड सेल्स कहा जाएगा. बाहर की सेल्स दूसरी सेल्स हैं, एपिडर्मिस की सेल्स हैं. नंबर 3, इसके अलावा और लिख लो. अमीबा यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है? तो अमीबा जो है इसमें इर्रेगुलर इन शेप, यही तो इसकी ब्यूटी है. जैसे मर्जी शेप बना दो. जैसे मर्जी का मतलब जैसे मर्जी नहीं, जैसे मर्जी का मतलब कि कुछ फिक्स्ड शेप नहीं है. ठीक है, अमीबा. और लिख लो. नर्व सेल, एलोंगेटेड, लंबी होती है ना काफ़ी, लॉन्गेस्ट सेल है. एलोंगेटेड इन शेप एक्सेट्रा. अब ऐसे बहुत सारी हैं तो कुछ आपको लिखवा दी गई हैं. ठीक है भाई क्लास. शेप ऑफ सेल. कंप्लीटेड. अब आगे की कहानी लिखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अगली हेडिंग बनाओ. स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल. फाइन. तो अब हम लोगों ने लास्ट की जो क्लासेस थी सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, जितना भी हमने अब तक सेक्शन पढ़ा कि ग्लोब पे प्रेजेंट क्रिएचर्स सेल के बने हुए हैं. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए हैं. और ये जो सेल्स हैं इनके नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स हमने क्लासिफाई भी करे. कुछ ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल आ रही है तो यूनिसेलुलर, कुछ में बहुत सारी आ रही हैं तो मल्टी सेलुलर, मतलब मोर देन वन है तो मल्टी सेलुलर.
ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा अच्छा सेल्स में तो बहुत डाइवर्सिटी हैं, ये बहुत तरीके की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, वो भी आप लोगों को बता दिया। अब एक बात आ जाती है कि ये जो सेल है, चाहे वो एक अमीबा की सेल हो, चाहे वो एक जाइंट ब्लू व्हेल की सेल हो, ठीक है, इनमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन देखने को मिलेगा। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, सेल कैसे, मतलब क्या कैसी बनी हुई है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये जितने भी क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा टू द जाइंट व्हेल, जितने भी क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं सब में सेल्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर भी कॉमन है, ठीक है, मतलब उनकी बनावट भी कॉमन है। क्या बनावट है? वही, उसमें कुछ सामान मिलेगा आप लोगों को। क्या क्या सामान मिलेगा देखो ज़रा, समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेल मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा, आउटर लेयर को आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शॉर्ट में पीएम लिख दिया है, ठीक है। कई प्राइम मिनिस्टर या नरेंद्र मोदी जी ना देखें आप, यहाँ पर न्यूक्लियस, ये हो गया सेल ये तो बताई दी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को ही सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, सीएम, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जा रहा है। अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सब लिखवा दिया जाएगा, समझ लो पहले। और ये वाला पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है भाई क्लास। तो साइटोप्लाज्म और दूसरा पार्ट न्यूक्लियस, ठीक, इन दोनों को मिलाकर के, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब वाटर, ठीक है, यानी कि इसके अंदर यहाँ जो पानी पड़ा हुआ है, ये जो पानी होता है ना, ये नॉर्मल हम जो पानी पीते हैं, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो गया, ये थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप्स पानी होता है, तो इसी को आप प्लाज्म बोल देते हैं। और क्योंकि वो सेल में है तो साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों को मिलाकर के बनता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था, आप लोगों को बताया गया था कि प्रोटोप्लाज्म टर्म वॉज कॉइंड बाय परकिंजे, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। तो प्रोटोप्लाज्म इन दोनों का कॉम्बो है, ठीक है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसको अलाइन कर रही है, किसको कवर कर रही है, प्रोटोप्लाज्म को। इस सेल को आप 2D में ना समझें, आप 3D में समझें, इसको एक बॉल की तरह समझ लो, ठीक है, एक बॉल है, बॉल रेड कलर की, तो रेड कलर का जो पूरा कवर हो गया दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोटिंग हो गई, कवरिंग हो गई, वो तो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसी सेल के अंदर जो प्लाज्म पड़ा हुआ है, सेमी लिक्विड पानी पड़ा हुआ है, उसी को ही आपने बोल दिया, उस बॉल के अंदर बहुत डेंस सा पानी, शहद जैसा, हनी जैसा, ठीक है, या उससे थोड़ा सा आप लिक्विड कंसिडर कर लो, वो हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एक उसके अंदर और छोटी सी कुछ कोई बॉल लगा दी तो वो हो गया न्यूक्लियस, दोनों को मिलाकर के बोल दिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो थोड़ा 3D में आप इमेजिन करें, ये फिगर 2D है। ये तो बात हुई जनरल अकाउंट की, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक। तो चाहे कोई भी क्रिएचर हो दुनिया का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोब हो, सब सेल के तो बने हैं, और सेल का जनरल स्ट्रक्चर भी सब में कॉमन है। अब यही चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है, चैप्टर यही है, इसमें आपको हर एक पार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे तो पहले हम लोग बाहर से शुरू करते हैं, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर न्यूक्लियस, ठीक है, और फिर हम आगे साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। तो ये आप लोग ड्रॉ कर लो और यहाँ लिख लो नीचे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अच्छा, ये सेल जो मैंने बनाई है ये एनिमल सेल है। ऐसे ही अगर आप प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल में इसके चारों ओर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो और स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप बोलते हो सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल आउटर मोस्ट होता है, ठीक। तो एक एक करके पढ़ते हैं, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे,
उसके बाद सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना प्लांट, क्योंकि सेल वॉल दिखा दिए इसीलिए ये प्लांट सेल है। तो इसमें नंबर 1 आप लोग कैपिटल में हेडिंग बनाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, और करके लिख लेना, और सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब लेयर, ठीक। तो ये एक परत है, एक लेयर है जो कि प्लाज्म को कवर कर रही है, ठीक है। आप देख रहे हो प्लाज्म को कवर कर रही है, इसीलिए उसको आपने क्या बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसीलिए उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कवर तो सेल को ही कर रही है, ठीक है। और लेमा का मतलब LEMMA, लेमा का मतलब भी मेम्ब्रेन से होता है, तो प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ लिख लो आउटर लेयर, आउटर लेयर है ना, वही एनिमल सेल के केस में तो ये आउटर मोस्ट हो गई, क्योंकि वहाँ सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के केस में तो इसको आप आउटर लेयर ही बोलोगे, आउटर लेयर इन सेल, ठीक। दूसरा कवरिंग ऑफ सेल भी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन, हेल्प्स इन, नंबर 1 एक तो पहले लिख लो कवरिंग, दूसरा हेल्प्स इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग देख रहे हो कि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, आउटर लेयर है ना, तो आउटर लेयर है, तो कोई भी सामान को अगर जाना होगा, सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक। थोड़ी देर के लिए सेल वॉल हटा देते हैं, अभी इसको समझेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को सपोज अंदर जाना है, तो ये किसको क्रॉस कर कर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कर जाएगा, इसीलिए यहाँ लिखा गया हेल्प्स इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अंदर जाना है तो इसको ये अलाउ करेगी, या फिर बाहर जाना है तो ये अलाउ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प्स की जगह आप अलाउ वर्ड लिख लो, अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो अलाउ करना है ये बहुत सिलेक्टिव है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये बड़ी सिलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके नखरे बहुत हैं एक तरीके से। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, और ये कोई मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको अलाउ नहीं करेगी सेल के अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सबको ही अलाउ कर लेगी तो जो एनवायरनमेंट बाहर का है, सेल से बाहर का है, वही एनवायरनमेंट सेल के अंदर भी क्रिएट हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? तो फिर डिफरेंस ही क्या रह गया, ठीक है। हम अब जो इन्वायरमेंट बाहर का था वही अंदर क्रिएट हो गया, ठीक। तो ये इस तरीके से फंक्शन नहीं करती, ये बेसिकली क्या करती है, ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को चूज़ करती है। सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स मतलब जिनकी अंदर रिक्वायरमेंट है उसी को ही अलाउ करेगी, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसे अलाउ नहीं करा जाएगा, और ऐसे ही जिसका यहाँ पर काम नहीं है उसको बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, इसीलिए आप इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोल देते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ही यही है, परमिएबल मतलब टू अलाउ, और सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टेड। तो इट बेसिकली अलाउज सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, ठीक है। समझ गए बात? तो यहाँ पर आपने जो बी पॉइंट लिखा है, अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टेड या सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे लिख लेना कॉमा डाल के आई पॉइंट ई पॉइंट, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल
इन नेचर। ठीक है भाई क्लास। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताइए, पहले तो ये आउटर लेयर है, उसके बाद इसके फंक्शंस डिस्कस करें। अब आगे बात करते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है। अगला पॉइंट लिखो, ये आप लोगों ने फंक्शन लिख लिया। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके केस में क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ phospholipids and phospholipids, proteins and carbohydrates। अगर आप लोगों को याद हो, जैसे सपोज ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यही सेल मेम्ब्रेन को अगर जूम कर दें, ठीक है, माइक्रोस्कोप में इसको देखें तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, सेल मेम्ब्रेन का। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये मैंने एक मॉलिक्यूल अलग कर लिया इनमें से, ठीक है, ये अभी ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ समझ लो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद कौन से मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखना। तो फॉस्फोलिपिड क्या, फॉस्फोलिपिड मीन्स एक ऐसा लिपिड या एक ऐसा फैट मॉलिक्यूल जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो फॉस्फेट अगर आ रहा होगा तो फॉस्फोलिपिड हो गया। ठीक है, तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन में, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो इन तीनों कैटेगरी में कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है मिलेंगे, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक, तो इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ये सामान आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है बी क्लास, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन भी जान ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी समझ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये भी हम लोगों ने जान लिया। क्लियर। आगे अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो नंबर 2। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्दो हम लोग ईआर और गोल्जी बॉडी में पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का कंसेप्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे ये ओलिगोसेक्राइड बताए, ऐसे ओलिगोसेक्राइड भी यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अगर फॉस्फोलिपिड से कोई ओलिगोसेक्राइड ऐड है, उसके साथ एसोसिएटेड है, तो ग्लाइकोलिपिड। ऐसे ही प्रोटीन से अगर वो ओलिगोसेक्राइड ऐड है तो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये आप लोग बस एक जानकारी रखो क्योंकि ये आगे वहाँ यूज़ होगा, इसलिए आप लोगों को बता दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरी हेडिंग बनाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, सेल वॉल। सेकेंड हेडिंग बनाएंगे सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रिजिड। रिजिड मतलब वेरी वेरी हार्ड, ठीक है, ठोस। रिजिड आउटर मोस्ट लेयर इन। ठीक है, ये रिजिड आउटर मोस्ट लेयर होती है, कहाँ कहाँ मिलेगी, प्लांट सेल में मिलेगी, आपको फंगस की सेल्स में मिल जाएगी, इसके अलावा आपको बैक्टीरियल सेल में भी मिल जाएगी, मतलब बैक्टीरिया में, तो वहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होएगी। एनिमल सेल में नहीं होती है प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना एनिमल
cell doesn't possess cell wall, उसके पास सेल वॉल नहीं होती, ये ज़रूर याद रखें। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में, फंगस में, बैक्टीरिया में, और इसके अलावा कुछ और थोड़े बहुत क्रिएचर्स हैं उनमें आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ मटेरियल्स लिख लो। तो प्लांट्स में सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज। ये पढ़ाया हुआ है कहाँ पर, न्यूट्रिशन में पढ़ाया था, मेनली सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज क्या था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी कैटेगरीज थी, मोनो, ओलिगो एंड पॉली। कौन सा था, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज। फंगस सेल में लिख लो, ये डिफरेंट डिफरेंट पेन से ही आप लोग लिखना। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज, यहाँ पर बनी हुई होती है काइटिन की। ठीक है, ये एक लाइन आप लोगों को लिखवा दी ना, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, तो यहाँ पे सेलुलोज की बनी है प्लांट सेल में, यहाँ पे काइटिन की बनी हुई है सेल वॉल, और यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, बैक्टीरियल सेल पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि सेल वॉल है क्या, कहाँ प्रेजेंट है और किसकी बनी हुई है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी वो आपको बता दिया। लेकिन अब बात ये आती है कि ये सेल वॉल जो है ये कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में क्यों है, ये एनिमल्स में क्यों नहीं है, या बाकी जो क्रिएचर्स हैं उनमें क्यों नहीं है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो ये प्रोटेक्शन देने का भी काम करेगी। ठीक है, प्रोटेक्शन तो देगी, कोई भी चीज़ रिजिड है, ठोस है, तो वो प्रोटेक्शन देगी ही देगी। तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत किसको ज़्यादा है, वो क्रिएचर जो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, या वो क्रिएचर जो मोटाइल हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स मिलेंगे आप लोगों को, वो आप लोग देखते हो बहुत हार्श कंडीशन फेस करते हैं। हार्श कंडीशन का मतलब, बाहर देखो क्या गर्मी पड़ती है, धूप है, बारिश है, आंधी तूफान, पता नहीं क्या क्या, कितना कुछ वो फेस करते हैं। ठीक है, तो अब उनकी सेल्स तो बहुत डैमेज हो जाएंगी अगर ऐसे बिना सेल वॉल के उनकी सेल्स को बाहर रख दिया जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए इतनी हार्श कंडीशन हमारे प्लांट्स जो हैं वो फेस करते हैं, ये क्रिएचर्स भी फेस करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, आप लोग सफाई वगैरह करते हैं या करवाते हैं, तो घरों में जो यूज़ करे जाते हैं बैक्टीरिया या फिर दूसरे क्रिएचर्स को मारने के लिए, फिनाइल हो गया या ये जो दूसरे एंटीबैक्टीरियल सामान आते हैं, तो ये इनसे भी तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। ऐसा तो है नहीं वो बस अपना जीवन आप समर्पित करता रहेगा या फिर ख़त्म करता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए वो अपने पास प्रोटेक्शन के लिए क्या रखता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल का मेन एजेंडा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही है। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में क्योंकि वो हार्श कंडीशन फेस कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्शन दे रही है सेल्स को, अदरवाइज सेल्स तो ऐसे इतनी तेज़ धूप में अच्छे से टैब बोल जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही जो बैक्टीरियल सेल है उनकी भी अगर आप बात करें तो वो भी बहुत हार्श कंडीशन देख रही हैं, हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं उन्हें, तो वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए सेल वॉल बहुत ज़रूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए तो सेल वॉल जो होती है बेसिकली इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श कंडीशंस। ठीक है, इसीलिए सेल वॉल ज़रूरी होती है। एनिमल्स क्योंकि मोटाइल होते हैं, वो छुप जाते हैं कहीं एक जगह रह, मतलब बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को बचा लेते हैं हार्श कंडीशन से। भाई बाहर कुछ उथल फुथल हो रही है ना, तो आप लोग घरों में रह लेंगे ना, शेल्टर मिल जाएगा आपको, ऐसा तो है नहीं बाहर ही रहना है हमें। ठीक है, तो इसीलिए तो वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है सेल्स को प्रोटेक्शन की, तो ये भी एक रीज़न है। तो आप लोग यहाँ लिख लो। दूसरा रीज़न भी इसी के साथ लिखवा दिया जाएगा। प्लांट cells have cell wall because number one,
सेल वॉल, यहाँ CW मतलब सेल वॉल है, आप लोग पूरा लिखेंगे। सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सेल बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड नेचर। रिजिड नेचर है ना, तो जब रिजिड नेचर है तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होगी। ठीक है, फ्रॉम, किससे प्रोटेक्शन करवानी है आप लोगों से। सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सेल बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड नेचर फ्रॉम हार्श कंडीशंस। ठीक, और नंबर 2, सेल वॉल गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। शेप भी देती है, सपोर्ट भी देती है। भाई इसको ऐसे समझ लो ना, हमारी बॉडी में शेप देने का काम कौन करता है, बोन्स। बोन्स हैं तो प्रॉपर शेप वगैरह भी रहेगी। या बोन्स सारी निकाल लो फिर देखो क्या शेप जनरेट होएगी। तो हमारी बॉडी में शेप देने का काम कौन कर रहा है, बोन्स। ऐसे ही प्लांट बॉडी में बोन्स तो है नहीं, तो प्रॉपर शेप भी मेंटेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट परफॉर्म। तो व्हाट विल हैपन, सेल वॉल इन दैट केस गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू प्लांट बॉडी, मतलब एक बोन्स का काम कर रही है अगर रफली बोला जाए तो। ठीक है, चलो, तो ये सारा कुछ कंसेप्ट था सेल वॉल का। इसमें एक चीज़ और आप लोग ऐड कर लो, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका यूज़ है आगे, इसीलिए तो उसमें लिख लो सेल वॉल में ही, यहाँ लिख रही हूँ। सेल वॉल जो होती है ये परमिएबल, फुल्ली परमिएबल होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल थी, फाइन, ये फुल्ली परमिएबल होती है। तो यहाँ लिख लेना सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल, या ब्रैकेट में पोरस, पोर्स होते हैं। ठीक है, पोरस का मतलब क्या, जैसे सपोज इधर देखो ये सेल वॉल है, ये सपोज सेल वॉल है, तो यहाँ पर अगर सेल वॉल है तो यहाँ जगह जगह पोर्स होंगे, जगह जगह पोर्स होंगे, तो जो सामान बाहर प्रेजेंट है वो यहाँ अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। लेकिन मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमेबल, वो तो अपना नेचर दिखाएगी, वो तो सिलेक्टेड चीज़ को अलाउ करेगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि खुद सोचो अगर इसमें पोर्स नहीं होंगे तो बाहर का सामान यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, सेल तो बेचारी भूखी मर जाएगी। इसीलिए सेल वॉल को नेचर ने पोरस बना दिया। ये ज़रूर लिख लें आप लोग, ये हो गया है कंप्लीट, फाइन, ओके। तो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, सेल वॉल देख लिया। अब उसके बाद इन दोनों के बाद नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, अंदर जब हम एंटर करेंगे तो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्योंकि बड़ा टॉपिक है हम बाद में देखेंगे, पहले हम न्यूक्लियस कवर अप करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हेडिंग बनाइए न्यूक्लियस। अगली हेडिंग बनाओ न्यूक्लियस। नंबर 3 न्यूक्लियस। हाँ जी क्लास, तो इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो न्यूक्लियस सेंटर में है, ये तो क्लियर है, डेंस बॉडी है। ठीक है, हर बार ये सेंटर में नहीं होता, डिपेंडिंग एज पर द सिचुएशन। अगेन जैसे मैं बात करूं तो ये सपोज कोई सेल है, ठीक, अभी कुछ भी मत लिखना, पहले समझ लो उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये सपोज कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसे हमने जूम करना है, ठीक है, बड़ा करना है, देखना है इसके अंदर क्या क्या सामान प्रेजेंट है। तो आप लोग क्या पाओगे कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को जूम कर रहे हैं हम,
ये जो न्यूक्लियस है ये इसमें डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है कुछ इस तरीके से। और ये दोनों मेम्ब्रेन जो हैं इनके बीच में आपको पोर्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये एक पोर मैंने दिखाया, ऐसे दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ऐसे कई सारे पोर्स देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ इसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो आपको कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, सब लिखवा दिया जाएगा, पहले समझ लो। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या क्या और चीज़ें देखने को मिलेंगी? एक डेंस बॉडी मैंने दिखा दी, ये डेंस बॉडी को आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस, इतनी बात क्लियर हुई। और यहाँ एक थ्रेड, कोई धागा है, ठीक है, उस धागे को उलझा दिया अच्छे से, और उलझाने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को बोल दिया क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क मतलब जाल, और करके इसी को ही आप क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोल देते हो, क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये जो बाहर एनवेलप दिखाया है इसके अंदर ये हो गए न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये वाली मेम्ब्रेन हो गई आउटर, ये वाली मेम्ब्रेन हो गई इनर, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी कुछ भी मत आप लोग लिखो, टाइम दे दिया जाएगा लिखने का। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में तो है ये न्यूक्लियर एनवेलप, इसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ भी क्या होगा? साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आई? यहाँ लिख लो साइटोप्लाज्म। अब ये हमें ये तो समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस छोटी सी बॉल के अंदर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। आउटर लेयर है जो कि डबल लेयर है, पोर्स प्रेजेंट है जगह जगह, ठीक है। उस छोटी सी बॉल में जगह जगह पोर्स प्रेजेंट है। अंदर पानी पड़ा हुआ है, सेमी लिक्विड, न्यूक्लियोप्लाज्म उसको आपने बोल दिया सेमी लिक्विड। फिर न्यूक्लियोलस आ गया और फिर क्रोमेटिन नेटवर्क आ गया। ये बेसिक सी चीज़ें हमें सब क्लियर हो गई। तो ये जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ड्रॉ कर लो आप लोग, पहले इतना काम करो फिर आगे की चर्चा करते हैं। हाँ जी क्लास डन। अब आगे की कहानी देखते हैं। तो ये सेल में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या सामान इसके अंदर अरेंज्ड है, वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब वन बाय वन एक एक करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है पहले इसको समझ लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियोलस, इसके केस में आप लोग क्या समझ सकते हैं? देखिए
न्यूक्लियोलस जो है ये क्या काम करता है, ये आरएनए फॉर्म करता है, सिंथेसाइजेस आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म राइबोसोमल, ब्रैकेट में लिखना राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोलस सिंथेसाइजेस आरएनए। अब ये आरएनए क्या काम करेगा, आरएनए जो है इट इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम्स का कंपोनेंट है, फाइन। और राइबोसोम क्या काम करते हैं, राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज इन सेल, प्रोटीन फैक्ट्री इन सेल। तो प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो इसमें क्या बनेगा, प्रोटीन ही बनेगा, वही फैक्ट्री प्रोटीन की है तो प्रोटीन ही बनवाओगे, कुछ और तो बनवाओगे नहीं। तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुए, राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम जो है वो खुद किसके बने हुए होते हैं, आरएनए। क्योंकि अभी राइबोसोम हम पढ़ेंगे आगे, तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन वगैरह के बने हुए होते हैं। तो इसलिए आरएनए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है राइबोसोम का। अगर आरएनए नहीं होगा तो राइबोसोम भी नहीं बन पाएगा, और राइबोसोम नहीं बन पाएगा तो सेल में प्रोटीन कौन बनाएगा, और सेल में अगर प्रोटीन ही नहीं बनेंगे तो आप लोग काफ़ी क्लासेस से पढ़ चुके हैं और पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि सेल में जो दुनिया भर के काम है वो करेगा कौन, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, सबके लिए प्रोटीन ही चाहिए होते हैं, दे आर लाइक द सर्वेंट्स, ठीक है, आप बहुत सारे काम करते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। और राइबोसोम जो है वो खुद किसका बना हुआ है, आरएनए और दूसरे मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो क्या सिंथेसाइज करता है, आरएनए। तो डायरेक्टली आप एक लाइन में ये भी बोल सकते हो न्यूक्लियोलस बेसिकली प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। इतना ना पढ़ करके आप एक सिंपल लाइन में भी बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो न्यूक्लियोलस सिंथेसाइजेस आरएनए, और आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम, ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। आरएनए यहाँ लिख लेना, इट इज़ दी कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री इन सेल, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई न्यूक्लियोलस की, इसमें नंबर 1 पॉइंट डाल दीजिए। नंबर 2 पॉइंट, न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे कई भी हो सकते हैं एक न्यूक्लियस में, डिपेंडिंग सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। क्योंकि खुद सोचो, किसी सेल में राइबोसोम अगर बहुत ज़्यादा है तो नेचुरल बात है वो प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, ऐसा होगा ना भाई, प्रोटीन फैक्ट्री भरी पड़ी है सेल के अंदर तो प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम है ये अगर ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनेगा, और राइबोसोम ज़्यादा बनाने के लिए आरएनए को भी बहुत ज़्यादा बनना पड़ेगा। और आरएनए बनाता कौन है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। सिंथेसाइजेस न्यूक्लियोलस जो है वो आरएनए बनाता है। तो न्यूक्लियोलस का नंबर अगर किसी न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ नेचुरल कि वहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस या नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस ऐसे लिखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस कुड बी 1 और more than 1 in nucleus depending on requirement for protein, depending on requirement of protein, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, न्यूक्लियोलस का पूरा सेक्शन। न्यूक्लियोलस का प्लूरल न्यूक्लियोई होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो प्लूरल डॉट न्यूक्लियोलाई, ठीक है। वैसे नीडेड नहीं है, लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लीजिए। फाइन। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये सराउंड कर रहा था, यहाँ इसी के आगे लिख लो सराउंड्स,
ये डायग्राम आप लोग जब बनाएं तो थोड़े डिफरेंट पेन्स का इस्तेमाल करना और एक बड़े पेज पर बनाना। बड़े पेज इन द सेंस जो नोटबुक है आपका उसको आप लोग वर्टिकली जैसे लिख रहे हो तो उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करके वैसे करके पेज पर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस तरीके से कि ये पूरा एक चार्ट रेडी हो जाए, क्योंकि दिमाग में रखना फिर इजी होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये सराउंड्स, किसको सराउंड कर रहा है? न्यूक्लियर कंटेंट। न्यूक्लियर कंटेंट यानी कि जो अंदर का कंटेंट है उसी को तो सराउंड कर रहा है। फाइन, तो ये इसका फंक्शन हो गया। न्यूक्लियोलस आप लोगों को पूरा बता दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म पानी है, सेमी लिक्विड है, यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती हैं, यही एक्टिविटीज़ चल रही हैं और चल क्या रही हैं, और इसी के अंदर बड़ा हुआ है ये क्रोमेटिन नेटवर्क, धागे जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब आप लोग यहाँ अलग से हेडिंग बना लो, क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। अब इस धागे को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अभी तक न्यूक्लियस में था, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है या क्रोमेटिन फाइबर होता है, इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दो चीज़ें आपको मिलेगी इस क्रोमेटिन में, एक तो मिलेगा डीएनए और दूसरे हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है भाई क्लास, डीएनए और दूसरे हिस्टोन प्रोटीन। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे सपोज ये डीएनए है, जैसे सपोज ये हिस्टोन प्रोटीन है, अभी कुछ भी मत बनाना, पहले समझ लो उसके बाद। ठीक, जैसे सपोज ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, इसको एक कॉइन मान लो, कॉइन मतलब एक सिक्का मान लो, 1 रुपी कॉइन मान लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके ऊपर एक थ्रेड रैप कर दिया। ठीक, फिर ऐसे ही एक दूसरा कॉइन ले लो, उसके ऊपर एक थ्रेड रैप कर दिया, ऐसे तीसरा, ऐसे करके। तो ये जो कॉइन है, इस कॉइन को बोल दिया हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर ये जो धागा थ्रेड रैप कर रखा है उसको आपने क्या बोल दिया? डीएनए। ठीक है, तो इसी तरीके से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का ये जो पूरा कॉम्बो बन जाता है, ये थोड़े मतलब जैसे आप इसको आगे करते जाओगे ये उलझता चला जाएगा और ये उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क प्लेस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब एक टर्म आप लोगों ने और सुनी होगी, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क का जो है उसकी अभी बात और आगे करते हैं। पहले आपने एक टर्म और सुनी होगी, क्रोमोसोम। देखो होता क्या है कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, इसी क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम बनते हैं। कैसे बनते हैं? सपोज ये क्रोमेटिन नेटवर्क उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर, इसको खोल लिया, खोलने के बाद इसकी दोबारा से कॉइलिंग करो। ठीक है, कॉइलिंग मतलब इसमें कॉइल्स डालने शुरू करो। तो जब इसमें आप कॉइलिंग करेंगे या फिर कंडेंसेशन करेंगे, कॉइलिंग ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, कॉइलिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बनने लग जाएगा। कॉइल करने के बाद तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो कॉइल करके स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, इसी को ही आपने क्या बोल दिया? क्रोमोसोम। ठीक, तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है इसी के कॉइलिंग से क्रोमोसोम बनता है। इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन कब बनेगा? कोई सेल है उसमें नॉर्मल स्टेट में क्रोमेटिन रहेगा या क्रोमोसोम रहेगा? देखिए, जब भी नॉर्मल कोई सेल है, सपोज अभी मैं स्किन की सेल्स की बात करूँ, स्किन की सेल्स, तो इन सेल्स में हमें क्रोमेटिन देखने को ही मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर चोट लग गई, कुछ डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, तो इंजरी जब हो जाती है तो जो अड़ोस पड़ोस की सेल्स हैं, नेबर सेल्स हैं, वो डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कट लगा, तो कट लगने के बाद जो यहाँ नेबरिंग सेल्स होंगी उन्हें गैप भी तो फिल करना है ना, रिपेयर करना है, ठीक करना है, वरना ऐसे तो गैप हमेशा रहेगा,
कोई भी कंटामिनेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर वापस पहले वाली कंडीशन रिस्टोर करनी ज़रूरी है। तो कट जब लगता है तो यहाँ की सेल्स तो हो गई ख़त्म, मर गई, ठीक है, कोई चोट वोट लगी। तो ये जो नेबर सेल्स हैं ये डिवाइड करती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स बनाती हैं। ये सेल्स यहाँ पर इस गैप में अरेंज हो जाती हैं और फिर हमारी एक नई स्किन आ जाती है। आप लोग देखते हो ना, कुछ दिनों बाद फिर नई स्किन आ जाती है। तो जब सेल नॉर्मल फेज में होती है, मतलब जब वो डिवाइड नहीं कर रही होती, तो उसमें क्रोमेटिन नेटवर्क मिलता है उसके न्यूक्लियस में। लेकिन जब कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई सेल में चाहिए ही चाहिए डिवीजन किसी काम के लिए, उस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग डिवीजन यही क्रोमेटिन नेटवर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्रोमोसोम में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्रोमेटिन में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ भाई। क्रोमेटिन ये कोई सपोज सेल है, तो ये सेल डिवाइड करके 2 सेल बना रही है, इस प्रोसेस को आपने सेल डिवीजन बोल दिया। तो सेल डिवीजन के टाइम में मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इसके अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में, और दोनों सेल्स में चला जाएगा, ये बताया गया। तो ये क्रोमोसोम बनने की नीड ही क्यों पड़ी, क्यों सेल ज़बरदस्ती क्रोमोसोम बना रही है। नॉर्मल अगर उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है तो वैसे भी ड्यूरिंग डिवीजन भी क्रोमेटिन रहे, क्या ज़रूरत पड़ रही है क्रोमोसोम की। तो सिंपल सा रीज़न है कि ये जो पेरेंट सेल होती है, ये जब डिवाइड करती है तो ये जो 2 सेल्स बनाती है इसको आप बोलते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है, प्रोजनी सेल या बेसिकली चिल्ड्रन है ये एक तरीके से इस पेरेंट सेल के। तो ये जो सेल है पेरेंट सेल, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे इन दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए देना है। मतलब डीएनए जो है दोनों के पास इक्वल जाना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डीएनए सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी सेल का, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों में मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, बंटवारा करूँ, तो इक्वल इक्वल करूँ। गलती से भी ऐसा ना हो कि इसके पास ज़्यादा डीएनए चला जाए या इसके पास कम डीएनए चला जाए, ठीक है। ऐसा ये पेरेंट सेल कभी नहीं चाहेगी। क्यों, क्योंकि अगर एक सेल के पास भी अगर ज़्यादा डीएनए चला गया तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर एक सेल के पास कम डीएनए चला गया तो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेल्स में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए। और अब देखो ये क्रोमेटिन नेटवर्क, अगर आप इसको आधा करने की कोशिश करो तो इसके क्या ये इक्वल डीएनए ट्रांसफ़र कर लेगा। अगर सपोज ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, मैं इसको आधा आधा बांटूँ तो 100% चांसेस हैं एक के पास ज़्यादा डीएनए चला जाए और दूसरे के पास कम डीएनए चला जाए। इस फॉर्म में तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से रहा है कि नहीं। इसीलिए इस क्रोमेटिन नेटवर्क को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से स्ट्रक्चर में डेवलप होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। बात समझ में आ रही है। इसीलिए क्रोमोसोम बनते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में कोई भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकता। आपको ये कुल झाग करके कोई स्ट्रक्चर दे दे और बोले इसको इक्वली काट के बताओ और दोनों सेल्स को दो, कहाँ से दे पाओगे। इसीलिए क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इसी क्रोमेटिन से बहुत सारे क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल में ये क्रोमोसोम बन गए 46। अभी कुछ भी मत लिखना, ये सब लिखवा दिया जाएगा, पहले समझ लो। सपोज एक सेल में, ह्यूमन सेल के अंदर एक क्रोमोसोम कितने बन गए, 46। इतना बड़ा क्रोमेटिन था, उसने 46 क्रोमोसोम बना दिए। ऐसे अगर आप मटर के पौधे की बात करो, पी प्लांट की बात करो, तो वहाँ 14 क्रोमोसोम बनेंगे। तो ये क्रोमोसोम का नंबर वैरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। जैसी स्पीशीज रहेगी, जैसी कैटेगरी रहेगी, वैसे उसके अंदर क्रोमोसोम उतने नंबर में रहेंगे। तो क्रोमेटिन नेटवर्क से ये क्रोमोसोम बन गए। तो जब क्रोमोसोम बन गए तो अब बंटवारा इक्वल इक्वल हो सकता है ना। 46 क्रोमोसोम है तो 23 एक सेल में जा सकते हैं, 23 एक सेल में जा सकते हैं। इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल होगा तो क्रोमोसोम में ही क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम बने किससे हैं, क्रोमेटिन से। तो जब क्रोमेटिन में डीएनए है तो क्रोमोसोम में भी डीएनए होगा ना। तो इसीलिए तो जब क्रोमोसोम यहाँ 23 गए, वहाँ 23 गए, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट डीएनए है वो भी इक्वल इक्वल जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्रोमोसोम बनता है। तो नॉर्मल सेल्स जो रहती हैं उनमें क्रोमेटिन ही मिलेगा, बस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब भी सेल को डिवाइड करना होगा ज़रूरत पड़ने पर,
एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ओनली ये क्रोमेटिन नेटवर्क चेंजेस टू क्रोमोसोम, ठीक है, फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। समझ गए? तो क्रोमोसोम बनेंगे ही क्यों और किस लिए बनेंगे और कैसे बनेंगे वो सब आपको बता दिया, ठीक है। तो नॉर्मल अभी सेल्स हैं, सपोज स्किन की सेल्स है, लिवर की सेल्स है, उनमें नॉर्मली तो क्रोमेटिन नेटवर्क ही मिलेगा, लेकिन कोई नीड पड़ गई सेल में डिवीजन की, तो जैसे ही सेल डिवीजन में एंट्री मारेगी वो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेगी, ठीक है। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे क्या, तो ये आप लोग लिख लो। इसमें लिखेंगे एट द टाइम ऑफ, कॉइलिंग के ज़रिए ये होता है, एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क में ये पहला पॉइंट लिखना था। फिर दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लो, डीएनए is wrapped around histone protein. ठीक है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के ब्रैकेट में लिख लेना हाईली कंडेंस्ड बॉडी। हाईली कंडेंस्ड क्यों? कंडेंस्ड मतलब कॉइल्ड, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और हाईली कॉइल्ड ही है वो तो दिख ही रहा है हमें, ठीक है। तो डी यहाँ पे आगे थर्ड पॉइंट बना के लिखो, क्रोमोसोम्स तो कब बनेंगे? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और क्यों बनेंगे? आर फॉर्म्ड फॉर equal distribution of DNA from parent cell to progeny cell। ठीक है, chromosomes are formed for equal distribution of DNA from parent cell to progeny cell। इसे अंडरलाइन कर देना। ये कंप्लीट करो भाई। डन। तो क्रोमेटिन नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीख लिया, देख लिया। उससे क्रोमोसोम कब बनेंगे, ठीक है, क्यों बनेंगे वो भी बता दिया, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। अब बात कर लेते हैं डीएनए की। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, नंबर डी पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है कि अच्छा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इसमें डीएनए हिस्टोन है, तो वहाँ पर भी वही चीज़ें मिलेंगी क्योंकि वो उसी से ही बना है, ठीक है ना। ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है। इसमें और आप लोग क्या ऐड कर सकते हो? क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स varies from species to species। स्पीशीज टू स्पीशीज ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सेल, उसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स, इतने बनेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। ऐसे पी प्लांट की आप बात करो,
तो 14 क्रोमोसोम्स। ऐसे ही अगर चिंपैंजी की बात करो 48 क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गया है कंप्लीट। लास्ट क्रोमेटिन नेटवर्क में एक सेक्शन और बच रहा है, डीएनए। इसे और देख लीजिए, डीएनए। हाँ जी, तो डीएनए फुल फॉर्म पता ही है आप लोगों को, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है, और क्रोमेटिन नेटवर्क जो है उसके अंदर ये दो चीज़ें आप लोगों को बताई, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अब जो डीएनए है ये बेसिकली क्या है, डीएनए वो जो थ्रेड की अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, इसी डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पर आपको अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये एक सेगमेंट हो गया, फिर ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ऐसे यहाँ एक तीसरा सेगमेंट हो गया, एंड सो ऑन। ये अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। यही सेगमेंट्स जो होते हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हो, जीन। ठीक है, इन्हीं सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है। ये क्या काम करते हैं, ये दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं, नंबर वन, एक तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोटीन कैसे बनवाएंगे, जीन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन ये कन्वर्ट कर देते हैं एक मॉलिक्यूल में। उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है mRNA। नाम में ही आ रहा है, एम यानी कि मैसेंजर, तो ये कुछ ना कुछ मैसेज कैरी करे हुए होगा। तो जीन के अंदर जो भी मैसेज था उसको उसने कन्वर्ट करा दिया एक मॉलिक्यूल में, दैट इज़ mRNA, मैसेंजर mRNA। ये mRNA जो है, अब ये सारा काम न्यूक्लियस में है, डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना, यही mRNA जो है अब जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं। ये सब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म वाले सेक्शन में। और राइबोसोम क्या बनवा देंगे फिर, प्रोटीन, बिकॉज दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो जीन इस तरीके से प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है, और यही प्रोटीन सेल के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। वेरियस एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे कि आप लोगों को लास्ट की क्लासेस में बताया, अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे दुनिया भर के काम होते हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब एक्टिविटीज़ में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं। ठीक है, तो वही प्रोटीन बनवाने का काम जो है वो जीन करता है। इसके अलावा जीन कैरेक्टर भी देता है, बॉडी कैरेक्टर या बॉडी फीचर्स। बॉडी फीचर्स जैसे कि पेरेंट्स के कुछ फीचर्स आप लोगों में रिजेंबल करते हैं ना, जैसे अगर पेरेंट्स की आई सपोज ब्राउन कलर की है, ब्लैक कलर की है, तो चाइल्ड में भी वैसी अपीयर करेगी। ऐसे हेयर अगर कर्ली हैं, ठीक है, या वेवी हैं, तो उस हिसाब से हेयर अपीयर होंगे। तो ये बॉडी कैरेक्टर या बॉडी फीचर्स देने में भी हेल्प करता है। तो जीन्स इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक तो प्रोटीन बनवा करके, एंड प्रोटीन विल परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ इन सेल, और सेकेंडली जीन जो है दे प्रोवाइड बॉडी फीचर्स और कैरेक्टर। तो ये डीएनए का पार्ट होते हैं, जीन आर सेगमेंट्स प्रेजेंट इन द डीएनए। क्लियर, तो इसीलिए डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पेरेंट सेल मैंने आप लोगों को बताया था, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे दोनों सेल को इक्वल अमाउंट में डीएनए देना है, क्योंकि गलती से भी अगर डीएनए ज़्यादा हो रहा है मतलब उसमें प्रेजेंट जीन्स ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर जीन्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो उस बहुत ओवर फंक्शनल हो जाएंगे, वो भी डैमेजिंग है, और जीन्स का नंबर कम हो जाएगा तो काम के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो भी नहीं बनेंगे, तो वो भी डैमेजिंग है। ठीक है, इसीलिए पेरेंट सेल के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये सारा कंसेप्ट था डीएनए का, इसे और आप लोग नोट डाउन करो। इसमें लिखेंगे डीएनए possesses genes। ठीक है, जीन क्या होते हैं, जीन इज द सेगमेंट ऑन डीएनए, जीन इज द सेगमेंट ऑन डीएनए
which यहाँ पे लिखेंगे जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है, यहाँ एक वर्ड और ऐड कर लो, पर्टिकुलर. जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑन डीएनए विच help in protein formation या विच कैरीज मैसेज इन प्रोटीन फॉर्मेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, विच कैरी मैसेज फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन. Gene is a particular segment on DNA which carry message for forming protein ठीक है and gives what, body कैरेक्टर्स. ठीक है, उन्हीं सेगमेंट्स को आपने क्या बोल दिया, जीन. तो मैं एक बार पूरा ये पढ़ रही हूँ. जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑन डीएनए विच कैरीज मैसेज फॉर फॉर्मिंग प्रोटीन एंड गिव्स बॉडी कैरेक्टर्स. ठीक है, तो ये सारा कुछ था जीन के बारे में. तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लेना, ये यहाँ तक हो चुका है. एक कंक्लूडिंग लाइन और लिख लेंगे लास्ट में. Nucleus is director of cell और brain of cell. ठीक है भाई क्लास, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म. ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय.